नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के रण के बाद अब विधानसभा चुनाव की तैयारियों का दौर शुरू हो चुका है। लोकसभा चुनाव में जबरदस्त प्रदर्शन की बदौलत कांग्रेस जहां उत्साह से लवरेज है, तो वहीं बीजेपी भी अपनी गलतियों से सीखने का काम कर रही है। हर सियासी दल फूक फूक कर कदम रख रहा है। जानकारी है कि सीएम नायब सैनी हर विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे, तो वहीं विपक्ष भी 16 जून से जनता के बीच जाने का ऐलान कर चुका है, जिसके तहत विपक्ष अभियान की शुरुआत सीएम और पूर्व सीएम के इलाके करनाल से करने वाला है। खबर यह भी है कि कांग्रेस के बीच अंतर्कलह अभी तक थमी नहीं। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद भी कुमारी शैलजा अपनी सीएम पद की दावेदारी नहीं छोड़ पा रही हैं। तभी तो हुड्डा और उदयभान के कार्यक्रम से पहले करनाल में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंच गई। ऐसे में विधानसभा के रण में किस सियासी दल का पलड़ा भारी रहेगा, ये सवाल है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद 5:5 के रेशियो पर कांग्रेस और बीजेपी में जबरदस्त टक्कर देखने को मिली। 5-5 सीटों पर ही दोनों दिग्गज दलों को संतोष करना पड़ा, लेकिन कांग्रेस ने जबरदस्त कमबैक करते हुए बीजेपी को एक क्लियर मैसेज जरूर दिया कि अब विधानसभा के रण में बीजेपी तैयार रहे, क्योंकि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, जो अब केंद्र में सरकार का हिस्सा हो चुके हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब तक प्रतिद्वंदी ना हो तो मजा ही नहीं आता। अब विधानसभा के चुनाव की जो लड़ाई है वो और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। कांग्रेस के लिए कितनी चुनौती और बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती कांग्रेस पेश करने वाली है, यह बड़ा सवाल है। इन तमाम सवालों के जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से एसोसिएट एडिटर है डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगे। आप सभी के साथ मैं चर्चा को बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। लोकसभा चुनाव से आगे बढ़कर प्रदेश में अब सत्ता पक्ष और विपक्ष मिशन विधानसभा के लिए निकल रहे हैं। बीजेपी सरकार के मुखिया नायब सिंह सैनी जहां हर विधानसभा क्षेत्र में प्रवास करेंगे, वहीं सूबे के मंत्री और विधायक भी फील्ड में उतर रहे हैं। यानी बीती ताही बिसार दे आगे की सुधले की तर्ज पर जनता जनार्दन के बीच जाने की तैयारी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जैसे ही एक चुनाव संपन्न हुआ, आपको पता है, निरंतर अगले चुनाव की तैयारी में जुट जाती है और हम उसकी तैयारी में लग चुके हैं। कई जगह बैठकें हो चुकी हैं। स्वयं मुख्यमंत्री जी हर जिले में जाकर के प्रवास करने वाले हैं और हमारा कार्यकर्ता पूरी ऊर्जा के साथ विधानसभा की चुनाव की तैयारी में जुट चुका है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाएगी। उधर विपक्ष यानी मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के सबसे बड़े नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदयभान भी 16 जून से सीएम सिटी करनाल से वर्कर्स मीटिंग ले रहे हैं। इसके बाद वो बाकी जिलों में जाएंगे। हमने कार्यकर्ता सम्मेलन रखे हैं और उसके बाद में हम विधानसभा स्तर पर जाएंगे। पहले जिलों का अभी 16 तारीख से हम शुरू कर रहे हैं। बात कांग्रेस की चली है तो सिरसा से हाल ही में लोकसभा चुनाव जीती कुमारी शैलजा अब भी सीएम पद की दावेदारी का मोह नहीं छोड़ पा रही। लोकसभा चुनाव से पहले जब तैयारी के लिए भूपेंद्र हुड्डा और उदयभान करनाल में वर्कर्स मीटिंग लेने पहुंचे थे, तो कुमारी शैलजा 3 दिन पहले वहां जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आई। अब जब 16 जून से भूपेंद्र हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदयभान सीएम सिटी करनाल से अपने जिलों के दौरे शुरू कर रहे हैं, तो कुमारी शैलजा 3 दिन पहले 12 जून को ही करनाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंच गई। यानी पार्टी में हुड्डा ग्रुप और एसआर के ग्रुप में अब भी जोर आजमाइश चल रही है, जबकि विधानसभा चुनाव पार्टी के लिए एक अच्छा अवसर माने जा रहे हैं। और हाँ, ये फर्क भी महसूस हो रहा है। कांग्रेस के मजबूत और जनाधार वाले नेता हुड्डा के पाले में ज्यादा हैं, जबकि इधर अपेक्षाकृत कम मजबूत और विश्वसनीय नेता। ये जरूर हुआ है कि लोकसभा चुनाव में छोटे हुड्डा 3,30,000 वोटों से जीते हैं, तो कुमारी शैलजा भी 2,67,000 वोटों से जीती हैं। शायद इसीलिए चंडीगढ़ के सिंहासन की लड़ाई पार्टी के भीतर ही दो नेताओं में तेज हो गई है और ये आगे चलकर और तेज हो सकती है। चलिए देखिए। हरियाणा ब्यूरो टोटल न्यूज।
तो लोकसभा चुनाव के बाद अब हरियाणा में सियासी बिगुल, खासकर विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम सियासी दल पुरजोर कोशिश में जुट गए हैं। देवेंद्र, विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों की तैयारी क्या कुछ लग रही है कांग्रेस और हरियाणा के बीच? अब खासकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच हरियाणा में जो स्थिति बनी हुई है उसकी अगर हम बात करें तो क्या नजर आ रहा है? देखिए सौरभ, जो मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियां हरियाणा में है, दो बड़े दल है बीजेपी और कांग्रेस। इन एलओ जेजेपी का अब कोई आधार नहीं है आज की डेट में, कल कौन क्या जाने क्या होता है। लेकिन 3.5 महीने का टाइम है, 110 दिन मान सकते हैं हम ज्यादा से ज्यादा विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी को सरकार बचाने की चिंता है कि किसी तरीके से ये सरकार रिपीट हो, और कांग्रेस को सरकार बनाने की कोशिश में कांग्रेस लगी हुई है। कांग्रेस को इसको एक अवसर के रूप में देख रही है, और जिस तरीके से हमने ये दिखाया दर्शकों को, कांग्रेस ने 5 सीटें जीती, बीजेपी ने 5। बीजेपी उम्मीद करी है कि हम वापसी करेंगे, फिर से मतलब विधानसभा में सरकार बनाएंगे, जैसे मोदी जी की हैट्रिक लगी है, किसी तरीके से सरकार बना लेंगे। लेकिन मेरे को लगता है अभी मौजूदा परिस्थितियों को देखकर शायद ये अति आत्मविश्वास होगा बीजेपी का कि सरकार बना लेंगे। हालांकि अभी टाइम है, जहां गलतियां हुई हैं, जहां कमजोरी है, उनको सुधारा जा सकता है। लेकिन कांग्रेस, भूपेंद्र हुड्डा, पूरी कांग्रेस पार्टी जो 10 साल से सत्ता से बाहर है, चाहे वो दिल्ली की बात हो चाहे हरियाणा की बात हो, वो इस एक अवसर के रूप में इस मौके को देख रहे हैं। जिस तरीके से शैलजा, अब हमने देखा जितनी 5 सीटें अगर कांग्रेस ने जीती है तो उसमें मैं मानता हूं प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, प्रदेश प्रभारी भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, इनको दरअसल इन्होंने बहुत जूझे हैं ये लोग यहां तक आने में, कांग्रेस को यहां तक लाने में, मुकाबले में लाने में। लेकिन जिस तरीके से ऐसा द्वारा हावी होने की कोशिश कर रहा है, शैलजा को जैसे हमने दिखाया कि मेरे को याद है लोकसभा चुनाव से पहले अभी कांग्रेस के उम्मीदवार आए नहीं थे। भूपेंद्र हुड्डा वर्कर्स मीटिंग लेने करनाल आ रहे थे, 3 दिन पहले शैलजा आई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चली गई। और आज फिर जब 16 जून को सीएम सिटी से उदय भान और भूपेंद्र हुड्डा शुरुआत करने, कल उन्होंने चंडीगढ़ में प्रेस की, उन्होंने ऐलान किया, और आज शैलजा पानीपत होते हुए करनाल गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आगे निकल गई। तो कहीं ना कहीं अगर दीपेंद्र हुड्डा अच्छे वोटों से जीती है तो कुमारी शैलजा भी जीती है। मेरे को लगता है जो रिजल्ट आए कांग्रेस के लिए, दोनों खेमे इसे अपनी जीत के रूप में मान रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनका वजूद, उनका जो एक डोमिनेंस है कि पार्टी पर जो पकड़ है, केंद्रीय नेतृत्व पर पकड़ है, उसमें वो मजबूत नजर आए। यही वजह है कि कुमारी शैलजा फील्ड में उतर गई है। जैसे ही खबर लगी कि भूपेंद्र हुड्डा करनाल आ रहे हैं, उदय भान करनाल आ रहे हैं, तो कुल मिलाकर एसआर के ग्रुप किसी तरीके से कमजोर नहीं पड़ना चाहता, क्योंकि आगे विधानसभा चुनाव है। कुमारी शैलजा हो, सुरजेवाला हो, इनको अपने समर्थकों को टिकट दिलवानी है। अगर टिकट नहीं दिलवा पाए तो ये कमजोर हो जाएंगे, पिछड़ जाएंगे। भूपेंद्र हुड्डा को लग रहा है, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव परिणाम आए हैं, मेरे को लग रहा है कि भूपेंद्र हुड्डा को पार्टी एक बार फिर फ्री हैंड देने जा रही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव अगर कांग्रेस जैसा हालात बता रहे हैं, जैसा लोगों में एक परसेप्शन बन गया कि कांग्रेस आ सकती है, कांग्रेस के लिए अवसर है, तो उस स्थिति में भूपेंद्र हुड्डा को फ्री हैंड मिल सकता है। शायद इसी वजह से एसआर के ग्रुप या कुमारी शैलजा जो जबरदस्त तरीके से लोकसभा में जीत कर आई है, वो किसी तरीके से कमजोरी नहीं दिखाना चाहती, अपना भूपेंद्र हुड्डा के सामने डटी रहना चाहती है, और लोकसभा में पहुंचने के बाद भी सीएम की दावेदारी को वो अपने बरकरार रखना चाहती है अपने लिए। ठीक है देवेंद्र। महेश, बीजेपी अपनी गलतियों से सीख रही है, सरकार समाधान शिविर भी लगा रही है, प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र, जो तमाम मसले हैं उनको हल करने की कोशिश की एक जुगत भी देखने को मिली। अब क्या नाराजगी जनता की दूर होगी? क्या लोकसभा के जो रण था उसके बाद जो परिणाम आए उनसे बीजेपी संभलने की कोशिश कर रही है? और अब ये जान गई है पार्टी की कहीं ना कहीं प्रदेश में विधानसभा के जो मुद्दे हैं, छोटे छोटे मुद्दे, उन मुद्दों को सॉर्ट आउट करना, उनको सॉल्व करना बेहद जरूरी है, वरना विधानसभा में भी जनता लोकसभा चुनाव की तरह नकार देगी। देखिए, इस तौर से कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को जमीनी हकीकत का बड़ा ही देर से अंदाजा लगाया गया है। यहाँ पर मोदी के नाम पर सब कुछ जीत लेने की जो ख्वाहिश है भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं में देखने को मिल रही थी। अब की बार 400 पार, जनता क्या चाहती है, जनता की परेशानी क्या है, ये
शायद भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने समझने की कोशिश नहीं की। हरियाणा प्रदेश को लेकर खासकर ये बात कही जा सकती है। हरियाणा प्रदेश को मैं अलग इसलिए कर रहा हूं कि प्रॉपर्टी आईडी का जो कॉन्सेप्ट है या कहें कि परिवार पहचान पत्र का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले हरियाणा प्रदेश में इंट्रोड्यूस किया गया था। परिवार पहचान पत्र की वजह से हरियाणा की जनता ने सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना किया, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, दोनों ही क्षेत्रों में यहाँ बड़ी परेशानियों का सामना जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार के इस फैसले से जनता को करना पड़ा था। अब हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी सरकार कुछ भी करने के लिए तैयार है। खास बात मैं तमाम दर्शकों का यहाँ पर जो है ध्यान उस तरफ ले जाना चाहूंगा कि 2012 के अंदर जो है मुफ्त प्लॉट्स जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार की तरफ से दिए जा रहे थे। उसका जो स्कीम का नाम दिया गया था महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना। ये योजना जो है चलाई जा रही थी। 100 गज के मुफ्त प्लॉट अनुसूचित जाति के लोगों को, गरीबों को जो है मुफ्त में दिए जा रहे थे। अब उसी योजना को आगे बढ़ाने का काम मौजूदा सरकार कर रही है। हैप्पी ट्रैवलिंग का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है। 1 लाख से कम आय वर्ग के लोगों को फ्री ट्रैवलिंग हरियाणा रोडवेज की बसों में दी जा रही है। रोजगार के अवसर बढ़ाने की बात, पक्की नौकरियों के ज्यादा अवसर जो है सृजित कर उन्हें एडवर्टाइज करने की बात अब की जा रही है। वो सब कुछ खास बात ये भी कि यहाँ पर जो है पोर्टल व्यवस्था जो सबसे बड़ी परेशानी का सबब इस मौजूदा सरकार के लिए बनी हुई थी, उसे भी अब ऑफलाइन करने का जो जिक्र है वो सरकार के मंत्री करने लगे हैं। यानी जनता की पसंद में शामिल होने के लिए, कुछ भी करने के लिए, किसी भी हद तक जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है। अब आपका सवाल यह है कि क्या इस सीमित वक्त में 110 दिनों के वक्त में क्या ये सब कुछ संभव हो पाएगा? लगता नहीं है कि ये सब कुछ संभव हो पाएगा, लेकिन सरकार अपनी कोशिश कह सकते हैं कि आखिरी दाव जरूर यहां पर चलने की कोशिश करेगी। हर संभव प्रयास भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार करेंगे हरियाणा प्रदेश के स्तर पर, और चूंकि ऊपर मोदी की सरकार है तो मोदी के रणनीतिकार भी ये हर संभव प्रयास करते नजर आएंगे कि हरियाणा में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। लेकिन चूंकि समय अवधि काफी कम रह गई है और जनता की असल परेशानी को समझने में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत देर कर दी है, तो ऐसे में अब क्राइसिस मैनेजमेंट तो किया जा सकता है, लेकिन तस्वीर पलट जाएगी, इसको लेकर जो है संदेह जाहिर किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी अपने परफॉर्मेंस को सुधारने की कोशिश कर रही है और कांग्रेस पार्टी यहां जनता की नाराजगी को वोट में कन्वर्ट करने की अपनी कोशिशें कर रही है। वीरेंद्र जी, जिस तरीके से जुगत चलती है, एक तरीके से कोशिशें होती हैं, राजनीतिक दल, हर राजनीतिक दल ये कोशिश करता है कि जनता के बीच एक पैठ बनाई जाए और जनता के मुद्दों से ही, जिस तरीके से महेश ने भी जिक्र किया कि हवाई बातों से कुछ नहीं होता, 400 पार की सीटों की बातों से कुछ नहीं होता, जनता सिर्फ काम चाहती है। खास का बात यह है कि सीएम नायब सैनी जो हर विधानसभा क्षेत्र में जाने की बात कर रहे हैं, पार्टी को इसका कितना फायदा मिलने वाला है? विपक्ष 16 जून से जनता के बीच जाएगा, यह ऐलान विपक्ष कर चुका है, उदयभान कर चुके हैं। कांग्रेस और बीजेपी के दोनों के अगर परसेप्शन के हिसाब से देखा जाए तो किसको फायदा, जनता किस पर भरोसा करेगी? समीकरण अगर इस पूरे बायो बबल में बनता हुआ नजर आए तो कैसे देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, बात दोनों के लोकसभा चुनाव के परिणामों से सबक किसी ने नहीं लिया। कहने की बात करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में भीतरघात है, भीतरघात के आरोप लगा रहे हैं, सभी नेता लगा रहे हैं जो उम्मीदवार थे जो हार गए हैं। तो उनका कारण स्पष्ट नजर आता है कि उनको सहयोग नहीं मिला। और चाहे रणजीत सिंह चौटाला ने आरोप लगाया हो, भीतरघात का कहा हो, इससे पहले मोहनलाल बडोली भी लगा चुके हैं, और अरविंद शर्मा के सामने तो कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाए। अरविंद शर्मा खुद नहीं बोले, लेकिन उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से आरोप लगाए हैं। ये तो देखो भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती जो है पार्टी में एकता की है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में वही स्थिति है जो हिमाचल में थी, जो हिमाचल में विधानसभा चुनाव के समय थी। वहां भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को हराया था, और हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव में ये स्थिति होने वाली है। ये पार्टी के लिए एक संकेत है। अगर पार्टी ने इस दिशा में ध्यान नहीं दिया तो पार्टी के लिए काफी गंभीर परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। जो दूसरे दलों से लोग आए हुए हैं, जो महत्वाकांक्षी लोग हैं, उनके सामने एक ही प्रश्न टिकट का है। वो टिकट चाह रहे हैं। अगर उनको टिकट नहीं मिला तो वो भारतीय जनता पार्टी में भीतरघात करेंगे, बागी भी खड़े होंगे। तो ये बात है कि समर्पण का भाव तो है नहीं, क्योंकि ये देखिए दूसरे जो अब कार्यकर्ता भी आ रहे हैं वो सोशल मीडिया से प्रभावित होकर आए हैं। सेल्फी वाले कार्यकर्ता हैं, जमीन पर काम करने वाले तो है नहीं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को यह भी संकट है। और कांग्रेस में तो संगठन ही नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी में संगठन है, लेकिन समर्पित और निष्ठावान कार्यकर्ताओं की तो उपेक्षा हो चुकी। अब भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है समाधान शिविर भी लगा रही है, लोग चिलचिलाती धूप में जा रहे हैं, क्या उनको समाधान मिल रहा है? ये सब कागजी खाना पूर्ति है और कुछ नहीं है। लोगों को मूर्ख बनाने की बात है। समाधान तो होगा ही नहीं, क्योंकि वही अधिकारी है, वही डर रहा है। वो तो बदलने से रहा, क्योंकि
अधिकारियों को भी पता है कि अब ये सरकार तो जाने वाली है, ये तो मेहमान है, तो इसलिए वो भी जो है कोई धरातल पर कोई विशेष काम हो नहीं रहा। अब जो मुख्यमंत्री नायब सैनी है वो भी अपना वो कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, पब्लिक से मिल रहे हैं। ये काम तो मनोहर लाल जी भी पहले कर सकते थे, लेकिन नायब सैनी कर रहे हैं। क्या लोगों को उससे संतुष्टि मिलेगी? और जहां कांग्रेस की बात है कि कांग्रेस में तो मुख्यमंत्री पद की लड़ाई शुरू हो गई है। कांग्रेस में तो अभी से लगता है कि सत्ता तो उनके हाथ आ गई, चाहे कुमारी शैलजा हो, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो। कुमारी शैलजा अब उम्मीदवारों पर सवाल उठा रही हैं, तो ये तो पार्टी संगठन में ये बातें होनी चाहिए। जब पब्लिक में बातें कर रहे हैं, अगर कोई उम्मीदवार बाहरी थे तो उनको पार्टी के केंद्रीय संगठन ने उम्मीदवार बनाया। तो आज कुमारी शैलजा उत्तराखंड की प्रभारी हैं, वो जिम्मेदारी से उनको जो पार्टी की एकता और अनुशासन है उसका ध्यान रखना चाहिए। अब ये बातें तो पार्टी के अंदर तय होने वाली हैं। अब देखिए, आज कुमारी शैलजा ने जीटी रोड बेल्ट का पूरा दौरा किया, अपने कार्यकर्ताओं से मिली। चंद्रमोहन ने अपने एक्स पर लिखा है कि भावी मुख्यमंत्री, तो इस तरह की बातें तो चलेंगी। कांग्रेस में एकता तो होने से रही, लेकिन मुख्यमंत्री पद की लड़ाई शुरू हो गई है। अभी तो आपकी परीक्षा जो राज्यसभा चुनाव के अंदर है। अगर कांग्रेस ने एक राज्यसभा की सीट गवाई है, लोकसभा की टिकट पे आए सांसद बने दीपेंद्र हुड्डा, तो राज्यसभा की अगर टिकट के लिए जो है अगर कांग्रेस ध्यान देती है, अगर वहां रणनीति बनाती है, तो कांग्रेस के तो 29 विधायक हैं। अब जननायक जनता पार्टी के 10 का सहयोग ले पाती है, तो उसका मतलब कुल जो इसमें 87 विधायक हैं, तो इसके लिए आपको 44 विधायक चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को 44 विधायक चाहिए और कांग्रेस को भी। तो इसलिए अब ये देखने की उधर जो ऊर्जा तो उस तरफ लगानी चाहिए, लेकिन यहां तो एक दूसरे को निपटाने में लगे हुए हैं। और कांग्रेस ने भी कोई सबक सीखा नहीं है। अगर कांग्रेस में एकजुटता का फैसला हो जाता, अगर संगठन कहां से बनेगा? संगठन तो बनने से रहा, क्योंकि विधानसभा चुनाव सिर पर है। और इसलिए ना तो कुमारी शैलजा के समर्थक हतोत्साहित है, ना ही भूपेंद्र हुड्डा के। अब लड़ाई तो मुख्यमंत्री पद के लिए है, और वो अभी से शुरू हो गई है। अभी आपके हाथ में सत्ता आई नहीं, बहुमत आया नहीं, मुख्यमंत्री पद की लड़ाई होगी। इससे कांग्रेस को पंजाब की से संपर्क जो है सबक लेना चाहिए। जब कैप्टन अमरिंदर कांग्रेस की सरकार थी और लोग ये मानते थे कि अगली बार भी कांग्रेस की सरकार जो है रिपीट कर जाएगी, लेकिन वहां जिस समय ये स्थिति बदली है उसके अंदर जो है सिद्धू के समय से जो कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन हुआ, बात चली, तो उसने कांग्रेस ने अपने पांव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। और मुझे लगता है ये स्थिति अब फिर दोहराई जाने वाली है, अगर कांग्रेस अपने पांव पर कहीं खुद ही कुल्हाड़ी ना मार ले। वीरेंद्र जी, एक बेहद अहम सवाल वो ये है कि विपक्ष जो ऐलान कर चुका है 16 जून से वो जनता के बीच जाएगा, तो खास बात यह है कि करनाल को चुना गया है, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा मुख्यमंत्री विधानसभा का उपचुनाव की सीट यूं कह लें, उपचुनाव को जीत चुके हैं। साथ ही जो लोकसभा सीट है वो मनोहर लाल निकाल चुके हैं। तो करनाल को फोकस करने के पीछे क्या रणनीति कांग्रेस की हो सकती है? क्योंकि जीटी रोड बेल्ट और दक्षिण हरियाणा, इन दोनों में सेंध लगाने की कोशिश होगी, क्योंकि 54 विधानसभा सीटें आती है कुल मिलाकर। कांग्रेस ने 11 दिन के अंदर 22 जिले कवर करने हैं। सुबह और शाम 2 कार्यकर्ता सम्मेलन रखे गए। करनाल एक रणनीति के तहत फैसला किया गया इसकी शुरुआत का 16 जून से, क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सिंह करनाल से हैं। और ये अब जरूरी नहीं है, क्योंकि अगला चुनाव तो नायब सैनी ने करनाल से लड़ना नहीं है, ये बात तो पहले से तय हो चुकी है। वहां के कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को आश्वस्त किया जा सकता है स्थानीय उम्मीदवार होगा। तो कुल मिला के देखिए, कांग्रेस ने अब मनोबल बढ़ाना है। अब तो ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने करनाल का चुनाव गंभीरता से नहीं लड़ा। अगर राज बब्बर को करनाल से टिकट दिया जाता, यह भी पार्टी में एक सवाल आया है कि अगर राज बब्बर को करनाल से चुनाव लड़ाया जाता तो स्थिति कोई दूसरी होती। और वहां से जो करनाल विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशी थे त्रिलोचन सिंह, उन्होंने गंभीरता से चुनाव नहीं लड़ा। ये पार्टी में आरोप लग रहे हैं कि अगर इस तरह वहां जो है कांग्रेस के नेताओं ने खेला किया और त्रिलोचन सिंह ने भी गंभीरता से चुनाव नहीं लड़ा, तो अगर गंभीरता से लड़ा होता तो तस्वीर दूसरी होती। अब तो ये सब घटनाक्रम हो चुका। अब कांग्रेस ने अब क्या सबक लेना है? कांग्रेस ने अपना शक्ति प्रदर्शन करने की बजाय अगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एकजुट करेगी, सरकार की विफलताओं के लिए जनता के बीच जाएगी, घर घर कांग्रेस जाएगी, तो उसका कांग्रेस को लाभ मिलेगा। अगर कांग्रेस के नेता आपस में ही लड़ते रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मुकाबला कहां कर पाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ये बात थी कि अति आत्मविश्वास में थी, और इस बार जिस तरह भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में बहुत ज्यादा आत्मविश्वास में थी, तो कांग्रेस अभी से आत्मविश्वास में आ गया, बहुत ज्यादा आत्मविश्वास में आ गई है। कांग्रेस तो ये समझ रही है कि अब सत्ता उसके हाथ में आई गई है, जबकि ऐसा है नहीं। कांग्रेस को जो है काफी मेहनत करनी पड़ेगी। देवेंद्र, केंद्र में मनोहर लाल और राव इंद्रजीत मंत्री बनाए गए, आगामी चुनाव में पार्टी को कितना फायदा देखते हैं? क्योंकि 2 अगर बेल्टों की बात की जाए तो दक्षिण हरियाणा जीटी रोड बेल्ट साधने की पुरजोर कोशिश यहां पर की जा रही है। इसका विधानसभा चुनाव में कितना असर कार्यकर्ताओं पर पड़ेगा, आने वाले चुनाव में पार्टी पर पड़ेगा? किस तरीके से समीकरण बनते नजर आएंगे? क्या कुछ फायदा होगा? देखिए स्वरूप, 2014 में जब प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, बीजेपी की सरकार आई, 2014 की बात करें, 2019 की बात करें, अहीरवार और जीटी रोड बेल्ट का एक बड़ा हिस्सा था सरकार बनाने में, जितनी सीटें आई थी।
एक मर्तबा तो 2014 में मेरे को लगता है कि 23 में से 19 सीटें ले गए थे, मतलब 80% से ज्यादा सीटें जीटी रोड बेल्ट से मिली और अहीरवाल से भी मिली थी। 2019 में भी हालांकि कुछ सीटें घटी थी जीटी रोड बेल्ट की, कांग्रेस कुछ सीटें ले गई थी 2000, लेकिन तब भी बड़ा हिस्सा जीटी रोड बेल्ट का और अहीरवाल का वो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में, मनोहर लाल को मुख्यमंत्री बनाने में इनका योगदान था। अभी भी जब लोकसभा चुनाव हम देखते हैं जो परिणाम आए, जीटी रोड बेल्ट में आप देखिए एक सीट गई है सोनीपत की गई है और एक अंबाला की गई है। 4 में से 2 सीटें तब भी इनके पास आई हैं। मतलब जीटी रोड बेल्ट ने अपना ज्यादा कुछ देने की कोशिश की है। हीरवाल में भी यही है। अब विधानसभा में फिर जो एजेंडा है, जो स्ट्रेटजी है बीजेपी की, हीरवाल और जीटी रोड बेल्ट पे बहुत दारोमदार है। दोनों बड़े नेता हैं। आप देखिए मनोहर लाल 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे, अब सेंटर में 2 बड़े विभागों के मंत्री हैं और लोग सोच रहे हैं कि कई बार सोच रहे थे कि सीएम के पद से हटाया गया, अब इनका क्या होगा, लेकिन जीतने के बाद और मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उनको मतलब एक तरह से बड़ी प्रमोशन भी मिली है। 2 ऐसे बड़े महकमे जिसका 1 साल का बजट 1 लाख करोड़ है, क्योंकि हर साल बजट आता है। 1 लाख करोड़ के बजट वाले 2 महकमे मिले हैं। राव इंद्रजीत की बात करें, कांग्रेस राज में जब मनमोहन सिंह, भूपेंद्र हुड्डा थे, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, लगातार 3 चुनाव उन्होंने गुरुग्राम से लोकसभा के जीते। उसके बाद लगातार 3 बीजेपी की सरकार में, तीसरे जैसे हैट्रिक लगी है प्रधानमंत्री की, तो 3 चुनाव जीते और 3 बार ही मंत्री बने। अब केंद्रीय मंत्रिमंडल में मनोहर लाल 9.5 साल तक मुख्यमंत्री ने, अब सेंटर में चले गए। तो हीरवाल के एक बड़े नेता और जीटी रोड बेल्ट के 2 बड़े नेता केंद्रीय मंत्रिमंडल में हैं, जो विधानसभा चुनाव में मैनेज करेंगे चीजों को। इनको दोनों को अनुभव है, साख भी है दोनों की। तो मेरे को लगता है विधानसभा चुनाव में दोनों की बड़ी भूमिका रहेगी। हालांकि फरीदाबाद से कृष्ण पाल गुर्जर भी हैं, तो विधानसभा चुनाव को आसान बनाने के लिए बीजेपी के लिए जो नाराजगी है, जो कुछ कमियां हैं, उनको दूर करने में मैं समझता हूं इन दोनों की बड़ी भूमिका रहेगी। महेश, जिस तरीके से वीरेंद्र जी भी बता रहे हैं कि जो कुमारी शैलजा हैं वो कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस में शैलजा कहीं ना कहीं सीएम पद का जो मोह है और जो दावेदारी है उसको नहीं छोड़ पा रही हैं। ये बात तो क्लियर भी होती है क्योंकि हुड्डा और उदयभान के कार्यक्रम से पहले उनका पहुंचना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, तमाम बातें साझा करना, जनता से कनेक्शन बनाना, एक दावा तो अप्रत्यक्ष रूप से मान सकते हैं। साथ ही अगर इस तरह की स्थिति, गुटबाजी की स्थिति फिर से शुरू होती है तो क्या कांग्रेस के लिए प्रदेश में चुनौती बनेगी विधानसभा चुनाव में? और अगर बनती है तो इसका फायदा किस पार्टी को होता हुआ नजर आएगा? देखिए, मैं दोनों पहलुओं का जिक्र यहाँ पर करना चाहूंगा। पहला पहलू, अगर अलग अलग ये जो 2 किनारे हैं देखने को, जैसा कि पहले देखने को मिल रहे थे, अगर दोनों अलग अलग किनारों पर एसआर के ग्रुप और भूपेंद्र सिंह हुड्डा खड़े रहते हैं तो यकीनन फिर इसका नुकसान जो है कांग्रेस पार्टी को झेलना पड़ सकता है। और भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही मौके का फायदा उठाने में हमेशा से कामयाब रही है। जब अंदर किसी भी तरह की कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति होती है, टकराव की स्थिति होती है, तो यकीनन फिर तीसरे किसी को उसका फायदा मिलता है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी उसका फायदा उठा सकती है। लेकिन मौजूदा परिस्थिति में जो शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है, मोह, दरअसल वो अपना दावा रखने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी का वरिष्ठ उनके पास नेतृत्व है, अब मौजूदा वो सांसद भी हैं। हालांकि लोकसभा का चुनाव वो नहीं लड़ना चाहती थी, लेकिन राहुल गांधी के कहने पर, सोनिया गांधी के कहने पर, पार्टी के आदेश पर उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ना स्वीकार किया और एक शानदार जीत जो है सिरसा सीट से दर्ज की है। अब हम ये भी जिक्र करना चाहेंगे कि जो मौजूदा नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के बनाए गए, वो भी सांसद थे। पहली बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जब सीएम बनाया गया, वो भी रोहतक से सांसद थे। तो सांसद रहते जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल करना कोई हरियाणा की राजनीति में कोई नया संदर्भ नहीं है, कोई नई घटना नहीं है। ऐसे में अपने जो रिश्ते हैं यहाँ पर गांधी परिवार के साथ, जो रिश्ते हैं, जो वफादारी का जिक्र यहाँ पर लगातार बना रहता है कुमारी शैलजा को लेकर कि अगर गांधी परिवार का कोई सबसे वफादार अगर देश में गिना जाए तो उसमें कुमारी शैलजा का नाम सबसे ऊपर आता है। तो ऐसे में एक टिकाऊ वाली राजनीति, एक ईमानदार राजनीति का जो चेहरा है वो कुमारी शैलजा खुद को हमेशा से जाहिर करती रही है। हालांकि कद के लिहाज से, वजन के लिहाज से, वोट बैंक के लिहाज से और जाटों ने जिस तरीके से खुला समर्थन यहां पर दिया है लोकसभा चुनाव के दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, जेजेपी का जो वोट है शिफ्ट हुआ भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से, जो है कांग्रेस पार्टी में शिफ्ट हुआ। इंडियन नेशनल लोकदल का वोट बैंक भूपेंद्र हुड्डा की वजह से कांग्रेस पार्टी में शिफ्ट हुआ। यकीन बहुत बड़ा फायदा यहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने वोटों को डलवाने का भी किया है, दूसरों के वोट हासिल करने का भी किया है। गैर जाटों में भी अच्छा खासा वजूद जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा हासिल कर चुके हैं। लेकिन इसी कहानी
का जो मैं दूसरा पहलू अगर समझने की कोशिश करूं तो कुमारी शैलजा एक गैर जाट चेहरा, एक महिला होने का फायदा वो उठा सकती हैं, और अगर मुख्यमंत्री पद को लेकर अपनी दावेदारी वो बनाए रखती हैं तो इसमें भी कांग्रेस पार्टी को फायदा हो सकता है। जाट मुख्यमंत्री से हो सकता है कि कुछ लोगों को इससे परेशानी महसूस हो, उन्हें लगे कि जो है वो अगर वोट करेंगे, कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे तो वो एक जाट मुख्यमंत्री को जा सकता है। तो अगर कहानी इस तरीके से बनी रहे कि कुमारी शैलजा भी दावेदार हैं और अनुसूचित जाति के लोगों के लिए ये जो भाव है बना रहे कि अनुसूचित जाति का मुख्यमंत्री भी कांग्रेस पार्टी दे सकती है, तो यकीनन ये भी एक फायदे की स्थिति यहां पर कांग्रेस पार्टी के लिए हो सकती है। गैर जाट वोट बैंक को आकर्षित कर सकती है कुमारी शैलजा, महिला होने के नाते महिलाओं का आकर्षण बना रह सकता है, अनुसूचित जाति की होने के नाते अनुसूचित जाति के लोगों के लिए ये भाव बना रहे कि कांग्रेस पार्टी अनुसूचित जाति का मुख्यमंत्री भी दे सकती है। यहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो लगातार कहते हैं कि मैं ही मुख्यमंत्री, अब कुमारी शैलजा ये कहने की कोशिश करती है कि आप मैं ही मत कहिए, यहां पर जो है किसी दूसरे का नंबर भी आ सकता है, मैं भी मुख्यमंत्री हो सकती हूं, ये कुमारी शैलजा कहने की कोशिश कर रही है। फिलहाल कद के लिहाज से, वजन के लिहाज से, वोटों की ताकत के लिहाज से और हर एक संदर्भ में यकीनन भूपेंद्र सिंह हुड्डा काफी ज्यादा जो कद है, जो वजन है वो हासिल कर चुके हैं। लेकिन कुमारी शैलजा अगर अपना दावा सामने रखती है तो बिल्कुल वो दावा भी एक फायदे की स्थिति यहां पर कांग्रेस पार्टी के लिए कायम कर सकता है। ठीक है वीरेंद्र जी, लास्ट कमेंट बहुत शॉर्ट में आपसे लेना चाहूंगा। आकलन के आधार पर किस सियासी दल का पलड़ा भारी देखते हैं विधानसभा चुनाव में, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट मिली थी उस पर कुछ बेहतर नहीं कर पाई, अब विधानसभा चुनाव में किस तरीके की तैयारी उसकी रह सकती है? इनेलो जेजेपी कहीं रेस में है भी नहीं, तो कांग्रेस और बीजेपी की अगर बात कर ले मुख्य तौर पर, तो किसका सियासी पलड़ा भारी नजर आएगा संक्षेप में सर? देखिए, मुकाबला तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में ही होना है। आम आदमी पार्टी की कोई विशेष प्रासंगिकता नहीं है। जननायक जनता पार्टी तो लगभग टूट ही चुकी है, जो थोड़ी बहुत बची हुई है ये विधायकों में, इसका भी राज्यसभा चुनाव के अंदर जो है बिखराव सामने आ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव लड़ेगी वो मनोहर लाल और नैब सिंह सैनी के उस पर ही लड़ा जाएगा, ये स्पष्ट है। और कांग्रेस में अगर भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा के संयुक्त नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा तो पार्टी को इसका लाभ होगा। और भारतीय जनता पार्टी में अनिल विज की अब क्या उपयुक्तता होने वाली है? देखिए, अनिल विज के यहाँ से अब जो है पुलिस का जो वायरलेस सेट था वो कल उखाड़ लिया गया, मतलब कारण जो गृह मंत्री के नाते पुलिस का नियंत्रण कक्ष उनके यहाँ स्थापित हुआ था उसको कल हटा लिया गया। तो इसका संकेत साफ है कि वो सरकार के इशारे पर ही होता है, ऐसे तो होता नहीं है। अगर पार्टी संगठन में उनकी क्या भूमिका हो सकती है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष तो बनाया नहीं जाएगा, क्योंकि पार्टी ये चाहेगी कि नयाब सैनी का जो है कद बना रहे। तो इसलिए पार्टी अध्यक्ष के रूप में जो है उसके अंदर से कृष्ण कुमार बेदी का नाम आता है या कृष्ण पवार का नाम आता है, तो एक दलित चेहरे के रूप में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पंजाबी चेहरे को बनाएगी नहीं, तो अब दलित चेहरे के रूप में जो है वो वहां कृष्ण कुमार बेदी भी हो सकते हैं और या कृष्ण पवार भी हो सकते हैं। लेकिन पार्टी अभी तक तय करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि जो दलित वोट है भारतीय जनता पार्टी से खिसका है। ठीक है, वो तमाम चीजें वीरेंद्र जी ये चुनौती है। ठीक है, वो तमाम चीजें अब देखने वाली होंगी, रणनीति क्या कुछ सियासी दलों की रहती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब विधानसभा चुनाव के रण को लेकर तमाम सियासी दल अपने अपने जो बाहें हैं वो कस चुके हैं और जनता के बीच जाकर संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं। जनता किस पर भरोसा करेगी, मूल मुद्दों पर कौन सा सियासी दल काम करता है, क्या कमजोरियां बारीकियां रहेंगी, आने वाले समय में धीरे धीरे साफ होगा। मेरे साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।